हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज हम बात करने जा रहे हैं साइंस के कुछ महत्वपूर्ण सवालों का। जी हाँ, जो आपके परीक्षा के लिए काफी ज्यादा उपयोगी है। यदि आप अर्धवार्षिक परीक्षा के या फिर वार्षिक परीक्षा के लिए कोई भी तैयारी कर रहे हो तो ये सारे सवाल आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट सिद्ध होगा। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, ये आपके ऑफिशियल सवाल है। जी हाँ, झारखंड एकेडमिक काउंसिल का जो पूछा गया सवाल है वो सारे सवालों को हम एक नजर में फटाफट सभी प्रश्नों को देख लेते हैं कि किस तरीके का सवाल आप लोगों का एग्जाम में पूछा जाता है। और यहां से सवाल मेरे प्यारे बच्चों, जैक बोर्ड में अक्सर हम लोगों ने देखा है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से बहुत सारे सवाल पूछा जाता है, मतलब एज टू एज उसी तरीके से छाप दिया जाता है। तो एक बार हम लोग फटाफट ये सारे सवालों को देखेंगे और हाँ, पूरे फुल एक्सप्लेनेशन के साथ देखेंगे, ताकि इससे रिलेटेड कोई भी सवाल है तो आप छोड़कर नहीं आओगे। जी हाँ, लिख कर आओगे, बना कर आओगे, फुल मार्क्स लेकर के आओगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं, है ना, कि हो गया है आगाज रन का, युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। तो आइए मेरे प्यारे बच्चों, जो आपके फर्स्ट स्क्रीन पे जो प्रश्न दिख रहा है काफी लॉलीपॉप सवाल है और पूछा गया सवाल है बच्चों, ठीक है, जैक की तरफ से। क्या सवाल है कि उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव होता है, क्या होता है? उल्टा, वास्तविक, आवर्धित, सीधा, है ना। इंग्लिश में बात करें तो द इमेज फॉर्म्ड बाय द कन्वेक्स मिरर इज ऑलवेज। बताइए किस तरीके से ये जो उत्तल लेंस है ना, उत्तल दर्पण है, ये कौन सा प्रतिबिंब बनाता है? फटाफट बताएंगे यहां पर, है ना। इन्वर्टेड, रियल, या फिर मैग्निफाइड, या फिर इरेक्ट, फटाफट बताएंगे। जी हाँ, इसका जो राइट उत्तर हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, कि ये जो हो जाएगा सीधा, है ना। क्या हमने बोला ना था कि आभासी और सीधा, जितने भी उत्तल दर्पण है बच्चों वो आपका आभासी और सीधा बनाता है ना। सीधा प्लस आभासी, है ना, सीधा प्लस आभासी, याद रखिएगा। आभासी को हम लोग काल्पनिक भी कहते हैं। लेकिन अगर यही सवाल को थोड़ा सा पलट कर पूछ दे आपके एग्जाम में कि अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव होता है, तो उस समय आप लिखेगा, क्या लिखेंगे? उल्टा एवं वास्तविक, है ना। लेकिन जब आपका उत्तल दर्पण में पूछा जाएगा तो आप क्या लिखना है? सीधा और आभासी। चलिए नेक्स्ट सवाल हम लोग देखते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थी जी। क्या दिया गया है? गोलीय दर्पण का फोकसांतर उसकी वक्रता त्रिज्या का कितना गुना होता है? मैंने पढ़ा रखा है बच्चों ये सारी चीजों को, 2 गुना, आधा, 4 गुना, या फिर इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा इसका उत्तर? मैं थोड़ा छोटा कर लेता हूं, हाँ फटाफट बताएंगे क्या हो जाएगा इसका उत्तर। इंग्लिश वाले बच्चे इंग्लिश वाले भी क्वेश्चन देख सकते हैं। हाउ मेनी टाइम्स द फोकल लेंथ ऑफ द स्फेरिकल मिरर ऑफ इट्स रेडियस कर्वेचर बताएंगे क्या हो जाएगा। गोलीय दर्पण का फोकसांतर उसकी वक्रता त्रिज्या क्या क्या होता है। तो एक फॉर्मूला मैंने लिखवाया था बच्चों, मैं फॉर्मूला लिखाए थे क्या कि एफ बराबर, जब फोकस दूरी निकालना होता है तो वो वक्रता त्रिज्या का आधा होता है कि नहीं होता है? बिल्कुल होता है। तो यहां पर क्या पूछ रहा है कि जो फोकस है वक्रता त्रिज्या का कितना गुना होता है, वक्रता त्रिज्या का कितना गुना होता है। तो जो फोकस होता है वक्रता त्रिज्या का क्या होता है? आधा होता है, आधा होता है। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा इसमें आपका ऑप्शन नंबर दूसरा हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यही क्वेश्चन को अगर पलट दे बोल देगा यहां पर कि अगर गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या जो है फोकस का कितना गुना होता है, तो वो 2 गुना होता है ना। मैंने आप लोग को चित्र बनाकर बताता हूं, जैसे कि इस तरीके से क्या है, अवतल लेंस, उत्तल लेंस कुछ भी है, और ये मुख्य अक्ष है। यहां पर क्या होता है बच्चों? ध्रुव होता है, यहां पर फोकस होता है, और यहां पर आपका क्या होता है? वक्रता केंद्र होता है। तो वक्रता केंद्र जो होता है ये फोकस का डबल होता है, याद रखना। वक्रता केंद्र जो होता है फोकस का डबल, देख रहे हैं यहां से लेकर यहां तक, तो डबल होगा कि नहीं होगा, है ना। चूंकि इधर जितना है उधर इतना है ना, तो ये डबल हो गया। लेकिन अगर फोकस का बात करें बच्चों, फोकस का बात करें, ठीक है, तो ये क्या होता है? ये यहां से यहां वक्रता त्रिज्या जो आर है, यहां से यहां तक हम लोग को आर से डिनोट करते हैं, तो इसका आधा होता है। तो ये बातों को आप अच्छे से याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा क्या दिया गया है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, बताएंगे, शून्य, धनात्मक, ऋणात्मक, इनमें से कोई नहीं, है ना। बताएंगे द फोकल लेंथ ऑफ द कनकेव मिरर इज, बताइए 0, पॉजिटिव, नेगेटिव, नन ऑफ दिस, बताएंगे। जी हाँ, इसका उत्तर हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, देखो मेरे से पहले आप उत्तर करने का प्रयास करो, ठीक है, इससे आपको पता चलेगा कि आप कितना पानी में हो, है ना। इसलिए आप मेरे से पहले उत्तर करने का प्रयास करो, मैं तो बता ही दूंगा मैं तो आपको पढ़ाने के लिए आया हूं बच्चों, तो मैं पढ़ा ही दूंगा, लेकिन आप कोशिश करना इसे पहले बनाने का। ठीक है, तो अवतल दर्पण का जो फोकस दूरी होता है बच्चों हमेशा का हमेशा क्या होता है? ऋणात्मक होता है, याद रखेंगे, है ना, नेगेटिव होता है। ठीक है, और अगर उत्तल दर्पण में पूछा जाता तब आपका धनात्मक हो जाता। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हम लोग अगले सवाल की तरफ। इसको हम यहां पर लाते हैं ताकि हमें बार बार उधर नहीं जानी पड़ेगी। नेक्स्ट देखिए बच्चों, यहां पर हजामती दर्पण
के रूप में किस दर्पण का उपयोग होता है ना? हजामती दर्पण के रूप में किस दर्पण का उपयोग होता है? हजामती, देखो अब हिंदी में नहीं समझ में आ रहा होगा, सलून जाते हो ना, सलून में जो है जो दर्पण लगा होता है वो कौन सा दर्पण होता है? अवतल, उत्तल, समतल, इनमें से कोई नहीं। विच मिरर द यूज द सेविंग मिरर, बताएंगे कौन सा होता है? तो आप कहेंगे गुरुजी ये उत्तल, अवतल दर्पण आपने बताया था। जी हाँ, अवतल दर्पण। मैंने पढ़ा रखा है सारी चीजों को बच्चों, ये सवाल को जब देखेंगे ना तो याद हम आएंगे कि सर ने तो पढ़ाया था सारी चीजों को, है ना। हजामत बनाने समय जो ये क्या बोलते हैं उसको, सेविंग मिरर होता है। जब आप सलून जाते हो तो वहां पे कौन सा दर्पण होता है? अवतल दर्पण होता है। और कहां कहां पर होता है बच्चों अवतल दर्पण का प्रयोग? और कहां कहां होता है? तो आप कहेंगे सर गाड़ी के, है ना, गाड़ी के हेडलाइट में। क्या कहेंगे? गाड़ी के हेडलाइट में, ठीक है, हेडलाइट में। अच्छा, और कहां पर होता है? तो बोले सर सौर 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 जो कुकर होता है उसमें, है ना, सौर कुकर में, ये ठीक है। अच्छा, उत्तल दर्पण का मैंने बताया था बच्चों, बड़ा अच्छा से बताया था, है ना। एक लड़की का चित्र मैंने दिखा के बताया था ना, ऐसे जो गाड़ी चला रही थी, तो आप लोग बोले थे सर हर बार आप लड़की लेकर आ जाते हो, है ना। तो वो वाला मैंने ट्रिक करके बताया था कि जो लड़की चलाती रहती है गाड़ी तो उसके साइड में एक मिरर होता है। जैसे आप भी गाड़ी चलाते हो तो साइड में एक मिरर होता है, वो कौन सा मिरर होता है? बोले सर वो उत्तल होता है। क्या होता है? वो उत्तल। तो गाड़ी के साइड लाइट में, है ना, हेडलाइट हो गया, साइड मिरर में, साइड मिरर में, जहां से हम पीछे वाले को देखते हैं, है ना। चलो, तो ये उत्तल का हो गया, और भी बहुत जगह प्रयोग होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग क्या है, गोलीय लेंस के मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? अरे भैया कितना आसान सवाल, लॉलीपॉप सवाल है बच्चों। कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार होते हैं, आंख बंद करके कर देना कौन कौन सा। तो एक होता है उत्तल लेंस, एक अवतल लेंस, है ना। गोलीय लेंस के 2 प्रकार होते हैं, एक उत्तल लेंस, एक अवतल लेंस, है ना। अगर इंग्लिश में बात करें तो एक कनकेव लेंस और एक कन्वेक्स लेंस। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे मेरे प्यारे विद्यार्थी जी। फटाफट हम लोग सरसरी तौर पे सभी प्रश्नों को कर लेंगे ताकि आप लोगों को एक हल्का हो जाएगा कि एग्जाम में सवाल जो है किस तरीके से पूछे जाते हैं, और सवाल सारे इंपॉर्टेंट है, ये भी बात ध्यान रखना, है ना। यहाँ पे देखो, उत्तल लेंस द्वारा वास्तविक आवर्धित प्रतिबिंब बनता है जब वस्तु स्थित होती है। कहां पर स्थित होती है? एफ पर, है ना, एफ और 2f के बीच, या फिर लेंस और एफ के बीच, या 2f और अनंत के बीच। यहां पे पूछ रहे बच्चों कि आपका जो है ना, आपका जो उत्तल लेंस है, किसका बात किया जा रहा है? उत्तल लेंस का। अरे हाँ, जो उत्तल लेंस है मेरे प्यारे बच्चों, इसमें वास्तविक आवर्धित प्रतिबिंब बनता है। आवर्धित मतलब होता है बड़ा, याद रखिएगा, बड़ा। तो यहां पर कब कब? तो मेरे प्यारे बच्चों जब हम एफ पर रखते हैं, है ना, किस तरीके से उत्तल लेंस कैसा होता है? ऐसा होता है। इसमें आप लोगों को 6 फिगर बताए थे ना? बोले हाँ सर 6 फिगर बताए थे। तो हर समय जो था ना, हर समय मेरे प्यारे बच्चों वास्तविक तो बन रहा था, ठीक है, वास्तविक तो बन रहा था 4-5 में, लेकिन एक में काल्पनिक बन रहा था, ये मैंने बताया था। तो वास्तविक आवर्धित बड़ा भी बनना चाहिए। तो जब हम एफ पर रख रहे थे बच्चों तो ये काल्पनिक बन रहा था। क्या बन रहा था? काल्पनिक। और एफ और 2f के बीच में अगर रख रहे थे, ठीक है, तो यहां पर हमारा क्या बन जा रहा था? वास्तविक बन रहा था, ठीक है, रियल बन रहा था और बड़ा बन रहा था, बड़ा भी बन रहा था, इस बात को भी याद रखेगा। लेकिन जब हम लेंस और एफ के बीच में रखेंगे तो हमारा काल्पनिक बन जा रहा था, नहीं होगा। 2f और अनंत के बीच में जब हम रख रहे थे मेरे प्यारे बच्चों, तो उस समय जो है ना, उस समय आपका वास्तविक तो बन रहा था लेकिन बड़ा नहीं, यहां पर छोटा बन रहा था। तो ऑप्शन जो है आवर्धित कह रहा है, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। माइंड करो बच्चों, सारी चीजों को मैंने पढ़ा रखा है, दिमाग लगाओ, ठीक है, धीरे धीरे इसी तरह से क्वेश्चन को प्रैक्टिस करो। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग अगले सवाल पे। ये हो गया था, हाँ, जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में जाती है ना, जब प्रकाश की किरण जो है मेरे प्यारे बच्चों, जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में जाती है, अरे कहां चला गया ये, हवा से कांच में जाती है तो वह मुड़ जाती है हवा से, यानी विरल माध्यम से सघन माध्यम में जब जाता है। तो हमने बोला था बच्चों कि जब इस तरीके से मान लो कोई एक समतल है और यहां से एक विरल माध्यम इधर, ठीक है, और बीच में क्या होता है बच्चों? डॉट 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 करके अभिलंब होता है ना, डॉट 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 करके अभिलंब होता है। और ये जो है, ये जो आपतित किरण है मेरे प्यारे बच्चों, ये आकर के क्या होता है? अभिलंब की ओर झुक जाता है। कब? जब इधर विरल हो, तब जब इधर विरल हो और इधर सघन हो, है ना, विरल माध्यम और ये सघन माध्यम, तो ये अभिलंब की ओर झुक जाती है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट उत्तर हो जाएगा। लेकिन अगर मेरे प्यारे बच्चों, अगर ऊपर वाला सघन रहता, है ना, अगर मेरे प्यारे बच्चों ऊपर वाला सघन माध्यम होता और नीचे जो आपका विरल माध्यम होता, विरल, तब क्या होता? ये अभिलंब की ओर झुकता नहीं, अभिलंब से दूर हट जाता, है ना, झुकता नहीं, ये दूर हट जाता। तो ये बात को याद रखेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग अगले सवाल पे। दोनों है ना, इंग्लिश हिंदी दोनों दिखना चाहिए, दिख रहा है ना, दिख रहा है ना दोनों? हाँ ठीक। देखो इधर
क्या है, लेंस की क्षमता का SI मात्रक है। ओ भाई ओ भाई ओ भाई, लॉलीपॉप सवाल, इसको कहते हैं लॉलीपॉप सवाल, है ना, किसका, ये मेरे प्यारे बच्चों डायोप्टर। क्या होता है, लेंस का जो मात्रक होता है, SI मात्रक होता है, वो डायोप्टर होता है। अच्छा, जूल किसका होता है बच्चों, जूल किसका होता है, तो आप कहेंगे सर कार्य, है ना, इसको बहुत अच्छे ट्रिक से मैंने याद करवाया था, काजू, है ना, क्या बताया था बच्चों इसका ट्रिक मैंने, काजू आप लोगों को याद है ना हमारा ट्रिक काजू, यानी कि कार्य का जो SI मात्रक है वो जूल है, ऐसा मैंने याद कराया था। अच्छा, वाट, वाट मेरे प्यारे बच्चों किसका मात्रक है, जल्दी से बताओ। बोले सर वाट जो है ना ये मात्रक है शक्ति का, है ना। बोले सर याद कैसे करवाए थे, हमने बोला था मेरे प्यारे बच्चों शक्तिमान को याद कर लेना, है ना। शक्तिमान क्या करता है, सबका वाट लगा देता है, ठीक है, तो ऐसे करके भी आप लोग याद कर सकते हो। चलो आगे बढ़ते मेरे प्यारे बच्चों, नेक्स्ट हम लोग कहां पर है सवाल, हाँ, हमारे नेत्र में लेंस होता है, किस प्रकार का लेंस होता है, फटाफट बताएंगे, जल्दी से बताएंगे। हमारे नेत्र में जो है, हमारी आंखों में किस प्रकार का लेंस होता है, अवतल लेंस, उत्तल लेंस, समतल लेंस, द्विफोकसी लेंस। तो आप कहेंगे गुरुजी इसमें हमारा जो होता है उत्तल लेंस होता है, क्या होता है, उत्तल लेंस होता है ना, कन्वेक्स लेंस, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे, है ना, ये सवाल तो लॉलीपॉप है भाई। आंख के लेंस की वक्रता त्रिज्या को नियंत्रित करती है, कई बार बता चुके, पचमाभी पेशियां, पचमाभी पेशियां जहां सिलियरी मसल से आपको दिखे मार देना, देखो ये देखा ऑप्शन नंबर 2, है ना, आंख की जो वक्रता त्रिज्या जो है उसको कौन नियंत्रित करता है, उसको कौन कंट्रोल करता है बच्चों, तो ये पचमाभी पेशियां करता है ना, समझ में आए बात, हाँ। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, स्पष्ट दृष्टि से, है ना, स्पष्ट दृष्टि के अधिकतम दूरी का मानक मान क्या है ना, अधिकतम दूरी, न्यूनतम नहीं पूछ रहा, अधिकतम दूरी बताइए, 25 सेंटीमीटर, 2.5 मीटर, 25 मीटर या फिर अनंत, क्या हो जाएगा, है ना, क्या हो जाएगा, स्पष्ट दृष्टि के अधिकतम दूरी का मानक क्या होगा, फटाफट बताएंगे, ठीक है। इंग्लिश वाले बच्चे थोड़ा आप भी देख लो, है ना, क्या बोल रहे हैं, द स्टैंडर्ड वैल्यू ऑफ द मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ क्लियर विजन इज, बताएंगे क्या हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर, 25 मीटर या फिर इन्फिनिटिव, यानी कि अधिकतम दूरी, स्पष्ट देखने की अधिकतम दूरी क्या हो सकता है, तो अधिकतम दूरी इन्फिनिटिव, जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, अनंत मैंने बताया था, क्या हो जाएगा, इन्फिनिटिव, अनंत, याद रखेगा, याद रखना अनंत। लेकिन अगर न्यूनतम दूरी पूछता तो क्या बोलते, जल्दी से बताओ बच्चा, न्यूनतम दूरी बोलता तो आप फटाक से 25 सेंटीमीटर बोलते। लेकिन आप लोग पता है, आप लोग ना एग्जाम के टाइम में कंफ्यूज आ जाते हैं, ठीक है, तो वहां पे टेक्नोलॉजिया का यूज करना पड़ेगा, है ना। अधिकतम बोलेगा तो अनंत और न्यूनतम बोलेगा तो 25 सेंटीमीटर, वहां मीटर उटर मत मार देना तुम लोग, देखो यहाँ मीटर उटर में धोखा देता है एग्जामिनर, तो आपको धोखा नहीं खाना है, ठीक है। ऐसे तो धोखा खा ही गए हो आप लोग, है ना, अपने लाइफ से, है ना, धोखा तो दे ही रहे हो अपने लाइफ को कि अरे पढ़ेंगे ना, एग्जाम आएगा तब पढ़ेंगे, ऐसे धोखा दोगे ना तो आपको भी बहुत जल्दी धोखा मिल जाएगा। चलो अगले सवाल देखो, अवतल लेंस के चश्मे का उपयोग करके किस दृष्टि दोष को दूर किया जाता है, अवतल लेंस, हमने आपको अपना उदाहरण देकर बताया था कि हम कौन सा लेंस पहने हैं बच्चा, हमारा जो चश्मा है ये कौन सा लेंस है, तो बोलेंगे सर अवतल लेंस है। तो ये कौन सा दृष्टि दोष हुआ हमारा, बोले सर हमारा ना निकट दृष्टि दोष हुआ, है ना, हमारा क्या हो जाएगा, निकट दृष्टि दोष हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट उत्तर हो जाएगा, मायोपिया जिसको कहते हैं, है ना। चलो ऑप्शन नंबर 1, ठीक है, शॉर्ट साइटनेस, चल ये आपका ऑप्शन नंबर 1, क्लियर है यहां तक, हाँ सर। लेकिन अगर जो उत्तल लेंस का जो प्रयोग करता है बच्चों, जो व्यक्ति जो उत्तल लेंस का प्रयोग करता है वो उसका कौन सा ये क्या बोलते हैं, उसको कौन सा दोष होता है, तो उसका दूरदृष्टि दोष। और एक और मैंने बताया था दृष्टि दोष कितने प्रकार के होते हैं, मैंने बताया 3 प्रकार के, एक निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष और एक जरा दृष्टि दोष। जरा दृष्टि दोष जिसको दोनों दिक्कत है, निकटों वाला सामने वाला भी देखने वाला और दूरों वाला देखने वाला, जेकर दोनों दिक्कत है, जैसे बूढ़ा बुजुर्ग के देखता होगा चश्मा कहाँ रहता है, चश्मा नीचे में रहता है और चश्मा एकदम छोटा सा एकदम ऐसे, है ना, तो उसमें क्या होता है, नीचे वाला में उत्तल होता है और ऊपर वाला में अवतल होता है, मतलब उसको द्विफोकसी लेंस का उपयोग किया जाता है वहां पर। समझ में आया बच्चों, मैंने पूरा चीजों को पढ़ाया है अपने एप्लीकेशन पर। जो भी बच्चे अभी तक नहीं जान रहे, मान लीजिए वीडियो को फर्स्ट बार देख रहे हैं, फर्स्ट बार आए हमारे चैनल पर, तो मैं आप लोगों को एक बार बता देता हूं कि हमारी क्लासेस जो है मेरे बारे बच्चों, ठीक है, हमारे ऐप है ना, जो आपको झारखंड का सबसे टॉपर देने वाला बैच जो है मिशन 2 वाले सर जो एप्लीकेशन है, मिशन 2 वाले सर जो एप्लीकेशन है, इस पे मेरे प्यारे बच्चों एक आरएम बैच है ना, आरएम बैच, जिसमें ऑल सब्जेक्ट की तैयारी एक्सपर्ट टीचर के साथ कराई जा रही है, ठीक है, जो कि बहुत ही मिनिमम फी में आप लोग को पूरे साल भर का कोर्सेस वहां पे मिल रही है, पूरे साल भर का कोर्स,
ठीक है, अभी तो आप लोग का ऑफर चल रहा है मेरे प्यारे बच्चों 499 का, आप चाहो तो ये सिर्फ फी दे करके आप पूरे साल भर बिल्कुल मुफ्त में पढ़ सकते हो। ठीक है, क्योंकि हमें मेरे प्यारे बच्चों बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर इतने कम फी में पूरे साल भर कैसे कैसे, हाउ इज पॉसिबल, कैसे पॉसिबल है। तो मेरे प्यारे बच्चों हमारा एक ही मकसद है कि पूरे झारखंड को पढ़ाना, जी हाँ पूरे झारखंड को शिक्षित करना, हर घर में शिक्षा, हमारा ये एक अभियान है, समझ लो एक तरीके से संकल्प है, जो भी समझ लो। क्योंकि कहते हैं ना कि बहुत सारे ऐसे मैंने रील्स देखा है, उसमें वो क्या बोलते हैं, झारखंड को कौन जानता है, अरे जानेगा, क्यों नहीं जानेगा, अगर सही तरीके से शिक्षा अगर दी जाती है ना झारखंड में, तो फिर यही झारखंड का जो लोग हैं बहुत ऊंचाई तक जा सकते हैं बच्चों। ठीक है, इसीलिए हमारा जो संकल्प है कि इसकी कम से कम फी में आप लोग को, सारे लोगों को, हाँ ये जो फी है ना, आप लोग सोचेंगे इसको क्यों ले रहे सर, इसको फ्री कर दो। अरे डियर, यहाँ पे एप्लीकेशन के कुछ मेंटेनेंस चार्ज होते हैं, टीचर्स जो होते हैं उन लोगों का भी एक रोजी रोटी होता है थोड़ा बहुत, तो वो इसके लिए किया जाता है। ठीक है, चलो उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझदार हैं, ज्यादा बोलने की जरूरत हमें नहीं है। एप्लीकेशन का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूं, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं और आप अपनी पढ़ाई को एक ऊंचाई तक ले जा सकते हैं। चलो बच्चे नेक्स्ट सवाल देखते हैं। हमारा अगले सवाल क्या दिया गया है, ध्यान देना कि तारे का टिमटिमाना जो है प्रकाश के किस घटना को दर्शाता है। ठीक है, ऑप्शन है प्रकाश का प्रवर्तन, है ना, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। तो मेरे प्यारे बच्चों इसका जो राइट उत्तर हो जाएगा, है ना, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, है ना, यानी प्रकाश का अपवर्तन। जो तारा हमें टिमटिमाता हुआ दिखाई देता है, ये किसके कारण होता है बच्चों, तो ये प्रकाश अपवर्तन के कारण होता है ना। क्योंकि देखो हमारी आंख जो है डायरेक्ट जो तारा को देखता है तो उसके बीच में बहुत सारे वायुमंडल है ना, वायुमंडल कहीं परतें मोटी है, कहीं कम है, कहीं इस तरीके से, तो जिक जैक होता है, इसी कारण से मेरे क्या होता है हमारा प्यारे बच्चों ये तारा टिमटिमाता हुआ नजर आता है ना, रिफ्लेक्शन ऑफ नाइट। अगला देखते हैं हम लोग, किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ कहलाते हैं। अरे कितना लॉलीपॉप सवाल पूछेंगे सर कुछ हमें भी सवाल बनाने बता दीजिए फिर बच्चों को, तो फिर हम हालत खराब कर देंगे। ये सवाल लॉलीपॉप है ना, किसी अभिक्रिया में भाग लेने में, है ना, भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं, तो उसको अभिकारक कहते हैं बच्चों। ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्या बोलेंगे, परम सत्य उत्तर शायरी सुनोगे क्या? कुछ बच्चे कहते हैं ना कि सर आप क्लास के समय शायरी बोल दिए, तो आज भी एक शायरी कह देना कि जीतूंगा मैं ये खुद से वादा करो, है ना, जितना सोचते हो कोशिश उससे ज्यादा करो, तकदीर भी रूठे पर हिम्मत ना टूटे, मजबूत अपना इतना इरादा करो। जी हाँ, अपने इरादे को मजबूत बनाए रखना है। बता देते हैं, गर्दा उड़ा देंगे। जी हाँ, है ना, जो भी पढ़ाया जाएगा बच्चों उसको लिख कर आओगे, ये मिशन 2 का गारंटी है। ठीक है, पिछले 2-4 सालों से जो है बच्चे यहां से काफी टॉप कर रहे हैं। ठीक है, आप जाकर के देख सकते हैं हमारे YouTube चैनल पर, है ना, हमें ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, तो ये हो गया। अच्छा, भाग लेने वाले को तो अभिकारक कहते हैं, लेकिन भाग लेने के बाद जो उत्पाद का निर्माण होता है, मतलब जिस चीज का निर्माण होता है ना, अभिक्रिया के पश्चात जो चीज निर्माण होता है उसको उत्पाद कहते हैं। ये भी याद रखिएगा, है ना, प्रोडक्ट्स कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा हो गया, अभिकारक हो गया। हाँ हाँ, समीकरण, एक समीकरण दिया गया है बड़ा प्यार से, है ना, कि समीकरण CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, अगर इसको हम गर्म करते हैं, जी हाँ, उष्मा देते हैं, तो कैल्शियम ऑक्साइड का निर्माण होता है और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। बोल रहा है ये किस प्रकार की अभिक्रिया है। जी हाँ बच्चों, कह रहा है व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन इज द इक्वेशन, जो है ये दिया गया है, तो बताएंगे कि कौन सा मेरे प्यारे बच्चों ये रिएक्शन है, बताएंगे। तो संयोजन है, वियोजन है, विस्थापन है, इनमें से कोई नहीं, कॉम्बिनेशन है, डिकॉम्बिनेशन है, या फिर डिस्प्लेसमेंट है, नन ऑफ दिस। तो इसका जो राइट उत्तर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, क्या हो जाएगा, देखो एकल अभिकारक है, अभिकारकों की संख्या कितना है, 1 है, लेकिन जो प्रोडक्ट निर्माण हो रहा है वो कितना है, 2 है, उत्पादों की संख्या 2 या 2 से अधिक है, तो हम इसको क्या कहेंगे, इसको हम वियोजन अभिक्रिया कहेंगे। ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। संयोजन में क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, जब मेरे प्यारे बच्चों 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिल करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, तब हम उसको संयोजन कहते हैं, तब हम उनको कॉम्बिनेशन कहते हैं। क्लियर? हाँ सर क्लियर। आगे बढ़ते हैं। श्वसन कैसी अभिक्रिया है मेरे प्यारे बच्चों, तो बताएंगे श्वसन आप लोग को कई बार बताएं, क्षेपी अभिक्रिया है। कैसी? चूंकि इसमें ऊर्जा का निर्माण होता है बच्चों। नेक्स्ट देखते हैं अगले सवाल की तरफ हम लोग, है ना, व्हाट टाइप द केमिकल रिएक्शन इज द रिफ्रिजरेशन, है ना, तो बताएंगे क्या हो जाएगा, हाँ यही हो जाएगा, एक्सोथर्मिक, है ना। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी अभिक्रिया नहीं होगी, थक जाते हैं बच्चों, ठीक है, क्योंकि हमें भी भूख प्यास लगती है
है ना। आप तो बैठे बैठे भाई चाय पानी के साथ मैगी के साथ बैठे हुए हो, क्लास ले रहे हो, लेकिन हम मेरे प्यारे बच्चों भूखे प्यासे इधर क्लास ले रहे हैं, है ना। तो थोड़ा सा हम पे भी रहम करो कि कभी कभी साउंड कम हो जाती है तो कम से कम उसे समझो, ठीक है। अगला सवाल, निम्न में से कौन सी अभिक्रिया नहीं होगी। मेरे प्यारे बच्चों देखो ये सवाल जो है ना लगता है बच्चों को बहुत हार्ड, लेकिन मैं आप लोग को बताऊंगा कि देखो इसको बनाने का एक ही तरीका है बच्चों। देखो ये फेरस सल्फेट है, जिंक के साथ अभिक्रिया कर रहा है। तो देखो एक चीज याद रखना, यहां पे कम अभिक्रियाशील वाला धातु होना चाहिए और यहां पर ज्यादा वाला होना चाहिए, है ना। याद ऐसे कर दो, ऐसे याद रखो, यहां पे कम अभिक्रियाशील वाला धातु होना चाहिए लेकिन यहां पर ज्यादा, तब तो दोनों अभिक्रिया करके ये जिंक जो है यहां पर हो जाएगा, जिंक सल्फेट बन जाएगा और फेरस को एकदम मैंने फेंक देगा एकदम, है ना। एक लात मारेंगे ऐसे फुटबॉल जैसा फेंका जाएगा, ठीक है। तो कैसे, जब यहां पर ज्यादा विक्रियाशील होगा, मतलब ज्यादा ताकतवर वाला। हम बताए थे बच्चों बड़ी अच्छा से आप लोगों को कि ई दोनों का सेटिंग था बच्चों, ठीक है। और ई थोड़ा ज्यादा हैंडसम था, पावर वाला था, पैसा था, कार था, गाड़ी था, है ना और इसके साथ भिड़ गया, ठीक है। जब ई देखी इसको सल्फेट को देखी, सल्फेट देखी जिंक को, बोले अरे भाई पैसा है, बड़ा अमीर है भाई, है ना, दौलत है, बंगला है। तो क्या होता है, फेरस को लात मार के भगा दिया जाता है और ये जिंक के साथ सेटिंग हो जाता है। तो इस तरीके से मैंने आप लोगों को बताया था, ठीक है। तो यहां पर देखना है कौन सी विक्रिया नहीं होगी। तो मैंने उदाहरण क्या बोला कि ये कम होना चाहिए, यहां पर ज्यादा विक्रियाशील होना चाहिए। तो जिंक जो है यहां पर कम, कॉपर ज्यादा, नहीं ये तो गलत हो गया। जिंक ज्यादा अभिक्रियाशील है बाबू, लेकिन कॉपर जो है कम अभिक्रियाशील है ना। ना यही लग रहा है गलत है। इधर देखो, कॉपर कम अभिक्रियाशील है, जिंक ज्यादा है, ठीक है। कॉपर कम है ना, और एल्युमिनियम ज्यादा है। बोले सर ये कैसे, सर ये कैसे। तो मैंने आप लोग को सक्रियता श्रेणी का मैंने जो बताए थे, काशीनाथ का जो ट्रिक बताए थे, काशीनाथ का आलू, है ना, कैसे होता जी, काशीनाथ का आलू जरा फीका पकाता है ना, ऐसा मैंने तो बताया था। तो जैसे कि काशीनाथ का आलू, जैसे मैंने काशीनाथ सोडियम, काशीनाथ का आलू का कैल्शियम, है ना, काशीनाथ का आलू एल्युमिनियम जरा फीका पकाता है, जिंक फीका पकाता है ना, फीका फेरस पकाता है पीबी, और पकाता है हाइड्रोजन, है ना, फीका पकाता है। कौन है आगे आओ, इस तरीके से था कि कौन है आगे आओ, कौन से क्या हो जाएगा, कॉपर है से क्या हो जाएगा Hg, है ना, फिर Ag, फिर Au। तो इस तरीके से मैंने बच्चों आप लोग को एक ट्रिक बताया था, ठीक है, कि काशीनाथ का आलू जरा फीका पकाता है, कौन है आगे आओ। तो देखो सबसे ज्यादा विक्रियाशील ई हो गया बाबू, फिर उसके बाद धीरे धीरे ये कम होते जा रहा है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा विक्रियाशील कौन है, के है। सबसे ज्यादा विक्रियाशील कौन है बच्चों, के है। और उसके बाद फिर सबसे कम विक्रियाशील क्या है, यानी सोना चांदी, ये सोना हो गया, ये चांदी हो गया, ठीक है। तो अब देखो इससे मिलाकर आप चेक कर सकते हैं, तो देखो सब सही हो जाएगा। देखो फेरस कम है, जिंक ज्यादा है, देखो फेरस कम है, जिंक ज्यादा है, ये सही मैच हो रहा है। देखो इसको छोड़ दो अभी। कॉपर देखो कम है, कॉपर यहां पर है और जिंक ऊपर है, देखो है ना, सही है। फिर देखो कॉपर नीचे है, एल्युमिनियम ऊपर है, सही है। लेकिन इसमें देखो जिंक ऊपर कर दिया, हमने बोला ना कि जो यहां पर क्या बोलेंगे इसको, यौगिक रहेगा मेरे प्यारे बच्चों, ये जिंक जो है कम होना चाहिए, यहां कम होना चाहिए, यहां ज्यादा होना चाहिए, तब अभिक्रिया करके पलटी मारेगा। लेकिन यहां पर क्या है, ज्यादा है, देखो जिंक ज्यादा होगा, देखो जिंक ज्यादा है, कॉपर नीचे है, कम है। तो ये उल्टा हो गया, यानी कि ये जो हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, क्या हो जाएगा, ये जो हुआ अभिक्रिया नहीं होगा। तो ऐसे समझना है, ठीक है। तो ये अगर सक्रियता श्रेणी आपको याद है तो फिर कुछ नहीं है, हलवा है बच्चों, हलवा जिसको कहते हैं ना, हलवा। समझ में आ गया, चलो आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन से संतुलित रासायनिक समीकरण, देखो आप लोग का सब्जेक्टिव प्रश्न है या ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, देखो ये संतुलित रासायनिक समीकरण वाला प्रश्न तो रहेगा ही रहेगा, है ना। क्या है देखो बच्चों, कि सोडियम है, 2 जल है ना, NOH है और हाइड्रोजन है। सोडियम एगो है, ठीक है, सोडियम एगो है, हाइड्रोजन 4 गो, हाइड्रोजन 2 और एक 3 गो, गलत नहीं, ऑप्शन कट गया। आगे देखो फेरस 3 गो है, फेरस 3 गो है ना। हाइड्रोजन देखो संतुलित अभिक्रिया में क्या बोले हम कि लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों बैलेंस होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो हाइड्रोजन कितना है, 4 दूनी 8, हाइड्रोजन देखो 4 दूनी 8, चलो ये भी सही है। ऑक्सीजन कह रहा है बच्चों यहाँ पर 4 है और यहाँ ऑक्सीजन भी 4 है, अरे सर ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है, बैलेंस इक्वेशन हमने कर दिया। अभिक्रिया ZNO, अच्छा टाइम कितना है, अरे बहुत टाइम है सर, बहुत टाइम है ना। देखो हम मेरे प्यारे बच्चों, हमारा क्या मकसद है कि एक ही प्रश्न को मैं बहुत सारे प्रश्न को बनाकर बता दूं, ताकि क्या होगा, आपको कोई भी प्रश्न आएगा तो आप उसे छोड़ोगे नहीं, है ना, उसे छोड़ोगे नहीं, जो छोड़ेंगे ना उसको छोड़ेंगे नहीं, है ना।
कहते हैं ना डायलॉग, अरे ये क्या हो गया सर, हटो। देखो इधर अभिक्रिया ZNO और कार्बन है ना, दोनों अभिक्रिया कर रहा है, तो ZNO कार्बन CO बन रहा है ना, किसका उपचयन हो रहा है, देखो उपचयन कह रहा है बच्चों, ठीक है, कौन सा ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो देखो उपचयन में क्या होता है बच्चों, जिसमें क्या हो ऑक्सीजन की कमी हो, क्या हो ऑक्सीजन की कमी हो, तो बताओ किसमें ऑक्सीजन की कमी हो रही है, नहीं नहीं सॉरी, कमी कैसे होगा, उपचयन है ना, अपचयन में कमी होता है, इसमें वृद्धि होगा, क्या होगा वृद्धि, बढ़ेगा, ठीक है, किसमें वृद्धि हो रहा है देखो, तो जिंक ऑक्साइड से जिंक बन रहा है, ये तो कमी हो जा रहा है, ये होगा नहीं बच्चों, ये तो होगा नहीं है ना, ये तो होगा नहीं, लेकिन अगला देख लेते हैं भाई, ये तो होगा नहीं, लेकिन यहां देखो कार्बन में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट उत्तर हो जाएगा। उपचयन का मतलब वृद्धि होना ऑक्सीजन का, और अपचयन का मतलब ऑक्सीजन का कमी होना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, अगले सवाल की तरफ देखते हैं, कौन सा पदार्थ नीला लिटमस पत्र को नीला कर देता है, जी हाँ, लाल लिटमस पत्र को क्या करता है, नीला कर देता है, लाल नीला कर रहा है भाई, लाल क्या कर रहा है, नीला कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा बताइए, अम्ल हो जाएगा। अरे ये सब क्या हो रहा है, इसको पेज बढ़ा दो, अब तो नहीं ना होगा, 1 मिनट रुको आप लोग, इसको ना, इसको अभी हम बताते हैं क्या हो रहा है ऐसा, अच्छा 20 पेज बनता है इसीलिए क्या ये, अरे विनोद ये क्या चल रहा है, सब डिलीट मारो जी, डिलीट मारो, चलो हटो, बाद में देख लेते हैं, अच्छा इसीलिए हो रहा था ना। चलो देखो इधर नेक्स्ट हम लोग 20 नंबर सवाल क्या कह रहा है, कौन सा लाल लिटमस को नीला करता है, लाल नीला कर रहा है भाई, क्षारक होगा, क्या होगा क्षारक होगा, ठीक है, बेस, बेबी को बेस पसंद है ना, तो ऑप्शन नंबर दूसरा इसका राइट उत्तर हो जाएगा, है ना, और लाल को नीला, है ना, लाल को नीला कर रहा है, और नीला को लाल कौन करता है बच्चों, है ना, आप लोग को क्लियर विजिबल हो रहा है ना, ब्लू से लिखते हैं इसको, है ना, नीला को लाल कौन करता है, हाँ ठीक है, नीला से ठीक देख रहा है, नीला से लाल कौन करता है बच्चों, तो नीला से लाल जो करता है वो कौन करता है, अम्ल करता है, और इसका ट्रिक मैंने क्या बताया था बच्चों, एक अगर याद रखोगे तो सब याद हो जाएगा, आप अनिल नाम का लड़का को याद रखना, है ना, अनिल हमारे सर हैं, है ना, उन्हें आज भी मैं नाम लेता हूं, चूंकि 10th क्लास में अनिल सर के ही साथ पढ़ा हूं, ठीक है आज से लगभग 10-12 साल पहले, ठीक है, तो अनिल सर, तो अनिल क्या कहे हैं कि अम्ल जो है नीला को लाल करता है, जब अम्ल नीला को लाल करता है बच्चों, तो क्षारक क्या करेगा, लाल को नीला करेगा, जस्ट उल्टा ऐसे करके याद कर सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं प्यारे बच्चों, क्या कह रहा है, हाँ सब्सटेंसेस द टर्न द रेड लिटमस पेपर, है ना, तो वो तो हो चुका है, कौन सा दुर्बल अम्ल है, दुर्बल अम्ल मतलब बच्चों कमजोर कौन है, कमजोर कौन है, अम्ल कमजोर कौन है, तो अगर इसमें हम देखें बच्चों, इसमें देखें हम तो HCl भैया प्रबल है, क्या है प्रबल है, प्रबंधन है जी प्रबल, ठीक है, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल ये भी है ना, ये आपका ये भी है, लेकिन जो ये है मेरे प्यारे बच्चों, है ना, CH3COOH ये दुर्बल अम्ल है, ये क्या है दुर्बल अम्ल है, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, हाँ वीक एसिड पूछ रहा था, अम्ल के जलीय विलयन में उत्पन्न होता है, अरे अम्ल अम्ल में H+ आयन होता है बच्चों, H+ आयन उत्पन्न होता है ना, और क्षारक में क्या होता है, क्षारक में मेरे प्यारे बच्चों, क्षारक में जो होता है ना, क्षारक में जो होता है OH- आयन होता है ना, OH- आयन याद रखेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगले सवाल की तरफ, हाँ ये तो हो चुका है, दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है बताइए, दही खाते हो ना सुबह सुबह, अगर नहीं खाते हो तो खाया करो, ठीक है थोड़ा बहुत, है ना, दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है जल्दी से बताएंगे, है ना, विच एसिड द फॉर्म द कर्ड, है ना, अब कर्ड से हमें एक शायरी याद आता है ना, कि हाँ मिल्क को कहते हैं दूध, कर्ड को कहते हैं दही, है ना, कहते हैं बच्चों कि मिल्क को कहते हैं दूध, कर्ड को कहते हैं दही, है ना, यही कर्ड, है ना, कर्ड को कहते हैं दही, कहीं आपके दिल में हम तो नहीं क्या बात है सर, दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है बच्चों, तो ये आपका हो जाएगा लैक्टिक अम्ल, जी हाँ, है ना, टार्टिक अम्ल किस में पाया जाता है, टार्टिक अम्ल जो है बच्चों इमली में पाया जाता है, किस में पाया जाता है, इमली में पाया जाता है, याद रखिएगा। फॉर्मिक अम्ल किस में पाया जाता है बच्चों, चींटी के डंक में, चींटी बिच्छू के डंक में पाया जाता है, ठीक है, और सिट्रिक अम्ल किस में पाया जाता है बच्चों, संतरा हो गया, नींबू हो गया, है ना, क्या मैंने नहीं पढ़ाया था, जल्दी से बताओ, बताओ बैच वाले बच्चे,
बैच वाले बच्चे, क्या मैंने नहीं पढ़ाया था? बोले हाँ सर पढ़ाया था, मजा आ रहा है सर। ठीक है, लैक्टिक अम्ल तो बता दिए हम लोग। अच्छा एक और बताना आप लोग कमेंट करके ये, ठीक है। ऑक्जेलिक अम्ल किस में पाया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल किस में पाया जाता है? जल्दी से बताएं, कौन सा, उसका स्रोत क्या है, कहाँ किस में पाया जाता है? फटाफट बताएंगे कमेंट करके, है ना। सभी लोग कमेंट भर देना है, इतना कमेंट करना है, इतना कमेंट करना है कि यूट्यूब वाले भी परेशान हो जाए। ठीक है, कि ये हो क्या रहा है, आखिर हो क्यों रहा है। तो कमेंट खूब करके करना है। ठीक है, आप कमेंट में बहुत सारे हैशटैग भी लगा सकते हैं, है ना। मिशन 2 वाले सर, बोर्ड हैकर, लॉलीपॉप वाले सर, आपको जो अच्छा लगता है भाई वो लिख दो, टेंशन मत लो। चलो, अम्लीय विलयन में पीएच मान होता है, क्या होता है बच्चों? ये आपका 7 से कम होता है, याद रखिएगा। मैंने आप लोग को बताया था बच्चों, है ना। क्या बोल रहा है? एसिडिक सॉल्यूशन इज, है ना। पीएच वैल्यू कितना होता है? पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इसका क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, याद रखिएगा। अच्छा, इसमें क्या बोले हम, जो अम्ल का पीएच मान कितना होता है? 7 से कम होता है। देखो एक मेरे प्यारे बच्चों पीएच स्केल होता है, जो 0 से लेकर 14 तक की गिनती लिखी होती है, बीच में होता है 7, है ना। तो 0 से 7 के बीच में क्या होता है बच्चों? अम्ल होता है। क्या होता है? अम्ल होता है। और 7 से 14 के बीच में क्या होता है बच्चों? क्षारक होता है। ठीक है, याद रखिएगा। अब बोलेंगे सर अगर इधर अम्ल है तो H+ आयन होगा, बिल्कुल होगा। क्या इधर H+ आयन होगा? हाँ इधर भी होगा, लेकिन क्या होगा? कम मात्रा में होगा। इधर क्या होगा? कम मात्रा में होगा। बोले सर इधर OH- आयन होगा? हाँ सर। क्या इधर भी OH- आयन होगा? बोले हाँ सर इधर भी होगा, लेकिन क्या होगा? कम मात्रा में होगा। ठीक है, इसीलिए ज्यादातर जिस चीज में होता है बस उसी को बताया जाता है, याद रखेंगे। हाँ सर। और जितना जितना पीएच मान कम होगा मेरे प्यारे बच्चों, जितना पीएच मान कम होगा वो अम्ल क्या होगा? प्रबल होगा, याद रखना। ठीक है, वो अम्ल क्या होगा? प्रबल होगा। जितना पीएच मान क्षारक का ज्यादा होगा वो क्या होगा? प्रबल क्षारक होगा। ठीक है, और कम होते जाएगा तो कम होते जाएगा, दुर्बल क्षारक होगा। ये बढ़ते जाएगा जैसे बच्चों, है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 बढ़ते जाएगा तो क्या होगा? ये दुर्बल अम्ल हो जाएगा। ये सारी चीजों को मैंने करा रखा है बच्चों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बोले सर कहाँ करा रखे हैं? सर बार बार बोल रहे करा रखे हैं, कहाँ कराए हैं सर? अरे बच्चे जिनको नहीं पता उन लोगों को बता दो ना भाई, बता दो, आप लोग पढ़ रहे हो तो, है ना। ऐप पर बच्चे, जी हाँ, हमारे एप्लीकेशन जो है मिशन 2 वाले सर, वहां पे क्लासेस चल रही हैं। आप आइए ना, मजे नहीं करेंगे ना फिर बता दीजिएगा आप। कौन सा अधिक क्षारीय है बच्चों? कौन सा अधिक क्षारीय है? अधिक क्षारीय पूछ रहा है यहाँ पर, बात समझना। क्षारीय देखो 8 भी क्षारीय है, ठीक है, 10 भी क्षारीय है, 12 भी क्षारीय है, 14 भी क्षारीय है ना। अभी मैंने यही बातों को बताया। अधिक क्षारीय मतलब प्रबल क्षारक कौन सा हो जाएगा? क्या हो जाएगा बताओ, तो बताओ जल्दी से फटाफट, है ना। मोर बेसिक कौन सा हो जाएगा? बताओ फटाफट, विच इज द मोर बेसिक? तो मेरे प्यारे बच्चों 14 क्या होगा? 14 जो हो जाएगा प्रबल क्षारक हो जाएगा। जी हाँ, अधिक मात्रा में क्षारक होगा। देखो 8 से तो स्टार्ट होता है, 8 9 10 11 12 13 क्षारक होता है, लेकिन देखो पहले 7 तो उदासीन होता है, ये तो पता है। उसके बाद धीरे धीरे क्षारक बनना स्टार्ट होता है, तो बढ़ते जाएगा तो वो और ज्यादा होते जाएगा, और कम होने जाएगा तो उधर अम्ल बन जाएगा। जैसे आप लोग दही को एग्जाम्पल ले लो ना बच्चा, दही को एग्जाम्पल ले लो। ठीक है, दही का मेरे प्यारे बच्चों पीएच मान लगभग 6 कुछ समथिंग होता है। ठीक है, अगर अगर मेरे प्यारे बच्चों इसमें हम बेकिंग सोडा लगा देते हैं तो लगभग 7 से 8 पीएच मान हो जाता है तब। अब बोले सर ये क्यों बता रहे? एक ग्वाला वाला जो क्वेश्चन था ना आपके चैप्टर 2 में, कि ग्वाला जो है बेकिंग सोडा दूध दही में क्यों मिला देता है, तो इसलिए कि उसका दही बनने की जो समय है वो ज्यादा हो सके। क्योंकि अगर किसी का पीएच मान 8 हो जाएगा तो उसको आने में 6 तक 5 तक आने में मेरे प्यारे बच्चों क्या होगा? समय लगेगा। लेकिन पहले से अगर 6 पीएच मान है तो उसको 5 तक आने में कम समय लगेगा। इसीलिए एक ग्वाला क्या करता है मेरे प्यारे बच्चों, उसमें दही में क्या करता है? दही में एक बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर मिला देता है, खाने वाला सोडा मिला देता है। ठीक है, तो ये एग्जांपल बहुत बढ़िया है ना। चलो, तो पीएच मान जिसका जितना ज्यादा उतना प्रबल अम्ल, ठीक है, सॉरी क्षारक, और जितना कम अम्ल वाला उल्टा होता है, ध्यान रखिएगा। विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CaOCl2, है ना। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल बिल्कुल परम सत्य उत्तर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं अगले सवाल की तरफ। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन बाहर निकलती है, तो प्रकाश संश्लेषण किस में होती है? पादप में होता है, जंतुओं में होता है? फटाफट बताओ। आप कहेंगे गुरुजी पादप में होता है, पादप में होता है, पेड़ पौधे में होता है ना। वो प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है कि प्रकाश की उपस्थिति में, है ना, प्रकाश की उपस्थिति में भोजन जो है, पेड़ पौधे क्या करते हैं? पत्तियों में भोजन अपना बनाते हैं। तो ये ऑक्सीजन बाहर कहां से निकलती है बच्चों? तो जब प्रकाश संश्लेषण होता है ना, तो उस समय बहुत सारी चीजें हमारी पत्ती लेती है किचन घर में, है ना। पत्ती को रसोई घर भी कहा जाता है।
और वहां पे बहुत सारे चीज लेता है, जल लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, सूर्य से प्रकाश की मात्रा लेता है, और पत्ता से क्या लेता है जी, क्लोरोफिल लेता है। तो ये सारी चीजों को मिला करके वो अपना भोजन बनाता है। तो प्रकाश संश्लेषण जो है, जिसमें मतलब कि उतना सारा पूरा भोजन बना, ऑक्सीजन बाहर निकलता है। आपको पता है पेड़ पौधे से ऑक्सीजन बाहर निकलता है, तो कहाँ से? बोले सर जल से, क्योंकि जल का सूत्र होता है H2O, यहीं पे तो ऑक्सीजन होता है, यही ऑक्सीजन को क्या करता है, बाहर निकालता है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। फोटोसिस्थेसिस, अगला देखो, अनोक्सिक शोषण के फल स्वरूप होता है। अनोक्सिक शोषण हम किसको कहते हैं बच्चों, याद है? अनोक्सिक शोषण जिसमें क्या हो बच्चों, जिसमें ऑक्सीजन ना हो, वैसा शोषण है ना। हम लोग तो ऑक्सीजन शोषण लेते हैं, लेकिन ये अनोक्सिक शोषण जिसमें ऑक्सीजन ना हो। तो ये क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, अनोक्सिक शोषण के फलस्वरूप क्या बनता है, तो ये आपका एथिल एल्कोहल बनता है, और साथ ही साथ क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड, याद रखिएगा CO2 बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, एथिल, है ना, बताए थे आप लोगों को। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन परजीवी है? कौन जो है परजीवी है बच्चों, बताएंगे कौन परजीवी है। तो इसमें अगर हम देखें ना परजीवी, तो प्लाज्मोडियम हो जाएगा बच्चों, ठीक है, प्रोटोजोआ से जो होता है, जो इसके कारण ये मलेरिया होता है, ठीक है, मलेरिया वगैरह का कारक बनता है। अगला देखते हैं, रुधिर को तरल भाग को क्या कहते हैं? रुधिर के तरल भाग को, रुधिर का मतलब होता है रक्त मेरे प्यारे बच्चों। देखो यही चीज लिखा होगा, व्हाट इज द फ्लूइड पोर्शन, है ना, ऑफ ब्लड कॉल्ड, तो क्या बोलेंगे उसको, तो उसको हम कहेंगे बच्चों प्लाज्मा। क्या कहेंगे? प्लाज्मा, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर 1। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हम लोग, है ना। हाँ देखो नेक्स्ट, मछली के हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी होती है? जी हाँ, मछली का हृदय, हृदय का मतलब होता है बच्चों दिल। बोले सर मछलियों में भी दिल होता है? सर मछली भी सेटिंग करता होगा इसका मतलब कहाँ कहाँ चले जा रहे हैं, ठीक है, होता है, क्लास के दौरान होता है, ठीक है, टेंशन मत लो। अरे क्या हो गया ये, हाँ चलो कोई बात नहीं सर, कोई बात नहीं। मैं इसको क्या करता हूँ, इसको बंद कर देता हूँ, एक तो मैं इसको चालू कर देता हूँ और इसको चालू कर देता हूँ, ठीक है, कोनो दिक्कत नहीं सर, कोनो दिक्कत नहीं सर। चलो बच्चों, तो क्या बोले, मछली के हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी होती है? 2 होती है बच्चों, ठीक है। अगर हम मैं बोल दूं कि मनुष्य का कितना होता है, बता सकते हैं कोई? मनुष्य का कितना होता है बच्चों, जल्दी से बताएंगे, है ना, मनुष्य का कितना होता है? तो आप कहेंगे गुरुजी मनुष्य में 4 होता है। कौन कौन सा होता है बच्चों, जल्दी से बताओ। क्या होता है? 2 ठोन्ने होता है, 2 ठोन्ने, है ना, दाया अलिंद, दाया अलिंद, है ना। अरे लिखना जरूरी है जी, दाया अलिंद बाया अलिंद, दाया निलय बाया निलय, 4 होता है, याद रखना, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, द नंबर ऑफ द चैम्बर्स ऑफ द हार्ट ऑफ द फिशेस, है ना। मनुष्य के वृक्क का एक तंत्र भाग है जो संबंधित है, वृक्क वृक्क वृक्क, किडनी बच्चों। अरे फिर 20 को हो गया लगता है, रुक इसको फिर डिलीट करे दो, ज्यादा तेज बन जाता है, 20 को उससे ज्यादा हो भी नहीं करता है। तो देख रहा है विनोद, ये तो मजाक कर रहा है। चलो हो गया, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मनुष्य का वृक्क, वृक्क मेरे प्यारे बच्चों किडनी को बोला जाता है, ठीक है। इंग्लिश में अगर बात करें तो इंग्लिश में इसको दिखाते हैं, कहाँ कैसे दिखाई जी, चलो छोड़ दो अभी। ये उत्सर्जन का है बच्चों, ठीक है, किसका है? उत्सर्जन तंत्र का भाग का है, किसका है? उत्सर्जन तंत्र का है, ठीक है, पोषण से संबंधित है। वृक्क वृक्क किडनी, ठीक है, किडनी जो होता है बच्चों, है ना, एक जोड़ी होती है किडनी, है ना। अच्छा, वृक्क, वृक्क का मेरे प्यारे बच्चों को बता सकता है वृक्क के इकाई को क्या कहते हैं? वृक्क के इकाई को क्या कहते हैं? जी हाँ, यूनिट को क्या कहते हैं, बता सकता है कोई, है ना, यूनिट को क्या कहते हैं? यूनिट को क्या कहते हैं? वृक्क के यूनिट को क्या कहते हैं? जल्दी से फटाफट कमेंट करके बताना आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं, होमवर्क रहेगा। किडनी इज द ह्यूमन ऑफ द पार्ट ऑफ द सिस्टम विच ऑफ द रिलेटेड टू, है ना, है ना, कोई दिक्कत नहीं सर। हाँ क्या हो जाएगा ये, एक्सरेशन, है ना, एक्सरेशन कहाँ चला जाएगा, अरे यार पेन मत दिखा जाओ। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे। क्या बोले, मैग्नीशियम पाया जाता है बच्चों, ये क्लोरोफिल में पाया जाता है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग, निम्न निम्न किसमें मुकुलन विधि द्वारा जनन होता है? मुकुलन विधि द्वारा जो है बच्चों हाइड्रा में जनन होता है। आप लोग को पता है ना, मुकुलन का चित्र आप लोग को मैंने दिखाया था, ऐसे करके होता है, ठीक है, और ऐसे 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 ऐसे, फिर मेरे प्यारे बच्चों मुकुलन जो होता है फिर क्या होता है, ऐसे ऐसे, तो इधर से फिर एक और मुकुलन निकल जाता है, तो ऐसे मुकुलन का जन्म होता है, ठीक है, फिर ये धीरे धीरे अलग हो जाता है। तो ये मुकुलन विधि जो होता है हाइड्रा में होता है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग, क्या है, एड्स किसके रोग के कारण होता है? तो ये विषाणु के कारण होता है, ये वायरस है मेरे प्यारे बच्चों, याद रखिएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। चलिए, एड्स कैसे फैलता है आप लोग को पता है ना, शारीरिक संपर्क से और बहुत सारी चीजें से होता है।
परागकोश में होते हैं, परागकोश में क्या हो जाएगा, तो ये आपका परागकण होता है बच्चों, याद रखिएगा। नेक्स्ट अगला बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। पूर्ण विकसित अंडाशय क्या कहलाता है, पूर्ण विकसित अंडाशय जो है फल कहलाता है, क्या कहलाता है, फल कहलाता है, याद रखेंगे। अगले सवाल पे आते हैं हम लोग, बस 2 सवाल और बचे हुए हैं, उसके बाद हम इसको खत्म कर देंगे, है ना। दोनों सवाल को करने से पहले क्या बोल रहा है, अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या है, तो ये आपका कोयला है। देखो ये चैप्टर मैंने नहीं पढ़ा है, 2-3 क्वेश्चन जो ऐसे हैं जो कि मैंने नहीं पढ़ा है, ठीक है। वो वैसे आप लोगों को जब वार्षिक परीक्षा में आओगे तो सारी चीजों को पढ़ा दिया जाएगा। क्या बोला, अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है ना। अनवीकरणीय ऊर्जा, नवीकरणीय उसको कहते हैं जिसको हम पुनः बना सकते हैं, लेकिन अनवीकरणीय हम उसको कहते हैं बच्चों, ठीक है। अनवीकरणीय जो हम उसको कहते हैं जो नॉन रिन्यूएबल होता है ना, उसको हम लोग क्या कहते हैं, यानी कि जिसको हम बना नहीं सकते हैं, ठीक है। तो पवन तो हम लोग बार बार बना सकते हैं भाई, जब तक हवा है, जब तक सांसें, जब तक कुछ भी है ना, सूर्य का जब तक सूर्य चांद है तब तक चलेगा। लेकिन कोयला है जो मेरे प्यारे बच्चों, ये अनवीकरणीय संसाधन है। क्यों, क्योंकि ये एक टाइम पे ऐसा आएगा जब खत्म हो जाएगा कोयला, तो इसको बनने में लाखों करोड़ों, कितना करोड़ सर लगता है, तो ये तो हम लोग अनवीकरणीय, इसको हम लोग श्रेणी में रखते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, 2 सवाल को करने से पहले मैं कहूंगा कि अभी तक हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किया मेरे प्यारे बच्चों, तो इस वीडियो को आप लोग फटाक से लाइक कर देंगे, जल्दी से एकदम सारे कामों को छोड़कर वीडियो को लाइक कीजिए, है ना। हमारा टारगेट को पूरा कीजिए बच्चों। चलिए, चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं की तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। इसी तरीके का वीडियो पाने के लिए, हमारे क्लासेस को पूरे कंटिन्यू करने के लिए, डेडिकेशन के साथ मजे करेंगे। चलो, और मेरे प्यारे बच्चों उसके बाद है ना, इसके बाद, ठीक है, इस वीडियो को जब पूरा कंप्लीट देख लोगे तो शेयर कर देना, है ना। और अगर आप बीच बीच में से देख रहे हो, अगर ऐप के बारे में अभी तक नहीं जान रहे हो, जहां पे पूरे क्लासेस पूरे डेडिकेशन के साथ सभी टीचर्स मिलकर के क्लास ले रहे हैं, वहां पर अगर आप नहीं किए बच्चों, तो वो आप एप्लीकेशन मिशन 2 वाले सर को डाउनलोड कर लो आप लोग, है ना। एप्लीकेशन का नाम क्या है, मिशन 2 वाले सर। अरे क्या बात है सर, नाम भी अपने ही वाले रख दिए, मिशन 2 वाले सर। जी हाँ बच्चों, वही नाम है, ठीक है। तो इसको आप लोग प्ले स्टोर से, जहां से पबजी, जहां से इंस्टाग्राम, जहां से स्नैपचैट डाउनलोड करते हो, वहीं से आपको क्या करना है, ये पढ़ाई के लिए आप एक बढ़िया सा एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, मजे करेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये क्या हुआ था जी, सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत में बदलने वाली युक्ति को क्या कहते हैं, तो उसको सौर सेल कहते हैं, सौर सेल कहते हैं बच्चों। आगे बढ़ते हैं ना 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 40 लास्ट सवाल। निम्नलिखित में कौन सा मुख्यतः जैव गैस का संगठक है, बताएंगे। हाइड्रोजन, है ना, हाइड्रोजन, मेथेन, एथेन, ब्यूटेन। निम्नलिखित में से कौन मुख्यतः जो है गैस संगठक है ना, तो मेथेन हो जाएगा बच्चों, CH4 मेथेन, है ना। हाइड्रोजन तो होगा नहीं मुख्यतः। अच्छा, जैव गैस का, हाँ तो मेथेन तो होगा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, ये था आप लोग का 40 सवाल, जो कि आपका ये सारे सवाल जो है आपके जैक में जो पूछा गया था सवाल बच्चों, ये जैक में पूछा गया सवाल है। और उम्मीद करते हैं कि ऐसे सवाल आप देख करके बहुत ही खुश हो गए होंगे, मजा आ गया होगा, है ना। गर्दा 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 हो गए होंगे, एकदम गदगद हो गए होंगे पूरा। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, ये आपका जो है आपका 2 का था, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आपको मजा आ गया होगा, ठीक है। और इसी तरीके का और भी क्लास कंटिन्यू करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को शेयर करना भूलना नहीं बच्चों। ये आप कम से कम, मैं आपको टारगेट देता हूं, जितने भी बच्चे देख रहे हैं 10-10 बच्चों को शेयर कर सकते हैं। मैं इतना तो उम्मीद, इतना तो एक्सपेक्ट कर ही सकता हूं आपसे, है ना। चलो प्यारे बच्चों, बाय बाय, टेक केयर। एक शायरी सुन लो लास्ट में, है ना, है ना। कौन सा शायरी सुनोगे बताओ, कौन सा शायरी सुनोगे। मुस्कुरा कर मार देना किसने सिखाया आपको, नहीं ऐसे नहीं था। आंखों से कत्ल करना किसने सिखाया आपको, आंखों से कत्ल करना किसने सिखाया आपको, मुस्कुरा कर मार देना किसने सिखाया आपको, दिल तो करता है बस देख बैठ कर देखता रहूं आपको, मेरे खुदा ने इतना प्यारा बनाया आपको। ठीक है बच्चों, बाय बाय, टेक केयर, फिर मिलेंगे बहुत ही जल्द।